वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के पेपर को। इससे पहले हमने पार्ट 1 इस आपके सैंपल पेपर का हमने देख रखा है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, वहां से आप इजीली देख पाएंगे। 25 आपका मार्च को जो है एग्जाम रहने वाला है बिजनेस स्टडीज के जो बच्चे हैं उनका। तो हम डिस्कस करेंगे पेपर को। पार्ट 1 को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जरूर देख लीजिएगा आप उसे। पेपर की बात करें, आप सभी को पता है पेपर 80 नंबर का आता है और आपके पास टाइमिंग जो रहती है वो 3 घंटे आपके पास रहते हैं पेपर को पूरा करने के लिए। कुछ इस तरह से ये पेपर रहता है, हमने पहले भी आपको दिखा रखा है, ठीक है। और हम आगे चलते हैं सामान्य निर्देश की तरफ। सामान्य निर्देश आपके पेपर को जो पैटर्न है वो बताता है कि पैटर्न क्या रहेगा। इसके अंदर टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे 34 यानी 34 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 3 अंक वाले जो क्वेश्चन रहेंगे उनका आंसर आपको जो है 50 से लेकर 75 शब्दों में देना है। फिर आगे देखेंगे 4 नंबर के क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। 6 अंकों के क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको 200 शब्दों से अधिक नहीं देना है। तो ये पैटर्न रहता है पेपर का। साथ में क्वेश्चन 34 है, आपका जो एमसीक्यू निकल कर आएगा वो 20 तक एमसीक्यू वाले क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आगे आपका सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड डी, ऐसे 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं आपके इस पेपर में। इंग्लिश मीडियम में अगर आप देखना चाहते हैं, कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए हुए इंग्लिश मीडियम में, इसे आप पढ़ सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। यहाँ से हमने पेपर स्टार्ट किया था, आप जरूर देख लीजिए। पार्ट 1 लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 2 में जो रह गया था आपका वो हम सेक्शन सी से स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्शन सी के जो क्वेश्चन थे यहाँ से स्टार्ट है और इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो सभी आपके जो है 4-4 नंबर वाले रहेंगे, ठीक है। 4 नंबर के इसमें 6 क्वेश्चन आपके रहेंगे, यानी 24 मार्क्स का ये जो सेक्शन सी है वो रहने वाला है। और सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम, जो कि 25वां है। यहाँ पे बोला गया है उस प्रक्रिया के किन्हीं 4 लाभों को गिनाइए जिसके द्वारा क्या है, विशिष्ट कार्य को करने के लिए कर्मचारियों की योग्यता, कौशल और क्षमता में वृद्धि होती है। ऐसे क्या आपको 4 लाभ बताने हैं जिसके द्वारा जो है विशिष्ट कार्य को करने के लिए क्या है, कर्मचारियों की योग्यता हो गया, कौशल हो गया और क्षमता, उसमें वृद्धि होती है। तो यहाँ पे आंसर्स आप देख सकते हैं। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा आंसर्स को, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने कभी बिजनेस स्टडीज मैंने पढ़ी भी नहीं है और ना मेरे पास ये सब्जेक्ट था। तो जो पैटर्न दिया हुआ उसको फॉलो करके मैंने आपके सैंपल पेपर को बनाया है कुछ, ठीक है। और ये सैंपल आपका जो सैंपल पेपर है ये आपका पहले से दिया हुआ था, तो उसको हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बताया। यहाँ पे इंग्लिश में भी देखेंगे, हिंदी में भी देखेंगे क्वेश्चंस को। कर्मचारियों की योग्यता, कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने की प्रक्रिया से कर्मचारियों और संगठन दोनों के कई लाभ हो सकते हैं। यहाँ 4 लाभ है। बेहतर कार्य प्रदर्शन, जब जब जो है कर्मचारियों को उनके कौशल और क्षमताओं में सुधार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है तो वे अपनी नौकरी की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए बेहतर रूप से जो है तैयार हो जाते हैं। नतीजतन वे अपना काम अधिक कुशलता पूर्वक और प्रभावी ढंग से करने की संभावना रखते हैं, जिससे उत्पादकता, गुणवत्ता और ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार हो सकता है। तो ये हो गया एक पॉइंट पहला, जो है बेहतर कार्य प्रदर्शन। आगे हम आए तो कर्मचारी संतुष्टि और प्रतिधारणा। कर्मचारियों को अपने कौशल और क्षमताओं को विकसित करने के अवसर प्रदान करने से उच्च कार्य संतुष्टि और प्रेरणा में वृद्धि हो सकती है। जिन कर्मचारियों को लगता है कि वे बढ़ रहे हैं और अपनी भूमिका में जो है विकसित हो रहे, उनके संगठन के साथ बने रहने की संभावना अधिक है, जिससे टर्नओवर लागत कम हो जाती है। तो ये हो जाएगा दूसरा। तीसरे की बात करें हम, संवर्धित संगठनात्मक लचीलापन। विविध कौशल और क्षमताओं वाले कर्मचारी बदलती संगठनात्मक आवश्यकताओं के जवाब में अधिक लचीले हो सकते हैं। क्रॉस ट्रेनिंग और मल्टी स्किलिंग संगठनों को बाजार, प्रौद्योगिकी और कार्यबल में बदलाव के अनुकूल बनाने में मदद कर सकते हैं। आगे आपका लास्ट पॉइंट है चौथा, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ। इसमें होता क्या है, तो ये एक कौशल और अनुकूलनीय कार्यबल वाला संगठन प्रतिस्पर्धी माहौल में सफल होने की अधिक संभावना रखता है। अपने कर्मचारियों के विकास में निवेश करके एक संगठन अपने समग्र प्रदर्शन में सुधार कर सकता है और अपने उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त कर सकता है। तो ये 4 तरह के लाभ जो है यहाँ पे पूछे गए थे। आई होप कि आपने इसको समझा होगा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, ठीक है। 4 नंबर में आ सकता है। इंग्लिश मीडियम में अगर आपको देखना है तो कुछ इस तरह से 25वां आपका इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है और यहाँ पे आपके आंसर दिए हुए, जैसे इम्प्रूव्ड जो है
इम्प्रूव जॉब परफॉर्मेंस होती है, एम्प्लॉय जो है सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। ओरिजिनल जो है ऑर्गेनाइजेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये सारे पॉइंट आपके इंग्लिश मीडियम में है। तो यहाँ पर आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैं आपको सिर्फ टिक करके दिखा दूंगा। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा आपका जो है ऑर्गेनाइजेशनल जो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये आपके पॉइंट्स रहेंगे इंग्लिश मीडियम में। इसमें आपको अथवा यानी और देखने को मिलेगा। इसमें आपको दो में से किसी एक का आंसर देना होता है। तो ऊपर वाला हमने देखा, अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, उस तंत्र का नाम बताइए जो नौकरी के लिए संभावित उम्मीदवारों की संख्या में से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया में व्यक्तियों की कुछ विशेषताओं को मापने का प्रयास करता है। इसके कोई 3 प्रकार लिखना है। देखिए आप कई ऐसे बच्चे होंगे जो जानते होंगे, कई आप जो नौकरी देने जाते हैं तो इंटरव्यू होता है आपका, ठीक है। तो नौकरी के लिए जो है वो क्या-क्या चीजें देखते हैं, ठीक है। चुनने की प्रक्रिया में व्यक्तियों को कुछ विशेषताओं को मापने का प्रयास करते हैं वो, कि क्या-क्या इस व्यक्ति के अंदर है। तो यहाँ पर जो बोला गया है, इसके कोई 3 प्रकार लिखने हैं आपको। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक क्षमता परीक्षण सबसे पहला ये है। इसमें होता क्या है, तो ये परीक्षण किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं को मापते हैं, जैसे कि तर्क, समस्या समाधान और महत्वपूर्ण सोच। आईएएस, आईपीएस, जो आपका यूपीएससी का एग्जाम होता है जिसमें इंटरव्यू होता है, तो उसमें भी आपका संज्ञानात्मक क्षमता परीक्षण ये आप ले सकते हैं, जिसके अंदर क्या है, तर्क, समस्या समाधान, महत्वपूर्ण सोच, ये चीजें देखी जाती है। तो वे उन नौकरियों के लिए उपयोगी हो सकते हैं जिनमें जटिल निर्णय लेने की जो है विश्लेषणात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। दूसरा है व्यक्तित्व आकलन। इन आकलनों का उद्देश्य किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व लक्षणों और मूल्यों की रुचियों को मापना है। जैसे ये भी आप देखेंगे, आप में रुचि क्या है क्वेश्चन पूछते हैं जब आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है। तो वे भविष्यवाणी करने में जो है सहायता कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी विशेष नौकरी और कार्य वातावरण में कितनी अच्छी तरह फिट होगा। तो ये इसके इंटरेस्ट को चेक करते हैं इसमें, ठीक है। आगे देखें तो कार्य नमूना परीक्षण। इसमें क्या होता है, इसमें इन परीक्षणों में उम्मीदवार को एक ऐसा कार्य करने की आवश्यकता होती है जो उस नौकरी का प्रतिनिधि हो जिसके लिए वे आवेदन कर रहे हैं। वे उन नौकरियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकते हैं जिनके लिए विशिष्ट तकनीकी कौशल और या क्षमताओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि कोडिंग या मशीन संचालन। कार्य नमूना परीक्षण पारंपरिक साक्षात्कार या पेपर एंड पेंसिल परीक्षणों की तुलना में उम्मीदवार की क्षमता का अधिक यथार्थवादी मूल्यांकन प्रदान कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन नौकरियां लेने जाते हैं, आप में क्या क्या चीजें देखते हैं, तो कोई 3 चीज आपको यहाँ पे बतानी थी। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, जो आपकी और में दिया हुआ था, ठीक है। उसी को हमने इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से यहाँ लिखा है, ठीक है। यहाँ पे जो है कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट हो गया, पर्सनैलिटी जो है असेसमेंट हो गया, वर्क सैंपल टेस्ट हो गया। ये आपके 3 पॉइंट है, यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं और ये आपकी एक्सप्लेनेशन भी है साथ में, आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो पढ़ना चाहे तो यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तीसरा वर्क सैंपल टेस्ट, तो ये हो जाएगा। हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 26 है। 25 में आपको और देखने को मिला था, अब 26 की तरफ आते। यहाँ पे बोला गया संचार में किन्हीं 4 बाधाओं का उल्लेख करें जो संदेश को शब्दों या छापों में कूटबद्ध करने और कूटने की प्रक्रिया में आने वाली जो समस्या और अवरोधों से संबंधित है। कौन कौन सी समस्या है, सिमेस्टिक जो है बाधाएं कौन कौन सी, कोई 4 बोला गया। तो कभी कभी एक प्रबंधक द्वारा अपने अधीनस्थों को पूरी तरह से व्यक्त संदेशों के कारण व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो अपर्याप्त शब्दावली, गलत कार्यों के उपयोग, आवश्यक कार्यों की चूक आदि के कारण हो सकता है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा है एक शब्द के अलावा एक शब्द के जो है अलग अलग अर्थ हो सकते हैं और प्राप्तकर्ता को संचारक द्वारा प्रयुक्त शब्द के लिए एक ऐसा अर्थ जो है समझना होगा। तीसरा है यदि अनुवादक दोनों भाषाओं में प्रवीण नहीं है तो संचार के अलग अलग अर्थ जो है निकालने में गलतियां हो सकती है। आगे 4th पॉइंट देखें हम, कुछ संचारों की कुछ धारणाएं हो सकती है जो विभिन्न व्याख्याओं के अधीन है। 5वां पॉइंट है आपका, आमतौर पर यह पाया जाता है कि विशेषज्ञ उन लोगों को समझाते समय तकनीकी शब्द जाल का उपयोग करते हैं जो संबंधित क्षेत्र के जो है विशेषज्ञ नहीं है और इसलिए वे कई शब्दों के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ सकते हैं। 6वां पॉइंट है यदि कही गई बातों और शरीर की गतिविधियों में व्यक्त की गई बातों के बीच कोई मेल नहीं है तो संचार को गलत समझा जा सकता है।
ठीक है, तो ये है संचार के सामने क्या क्या समस्या आती है, अवरोध आते हैं। ये आपके मैंने 6 पॉइंट बोले हैं, कुछ 4 पूछा गया था इसमें। हम आते हैं अब इसी को, अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, कम्युनिकेशन के बारे में बताया, पूछा गया है कौन कौन से जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो यहाँ पे आपके जो है आंसर दिए हुए पॉइंट्स में आप इसे पढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, ऐसी 6 पॉइंट आपके, पांचवा और छठा, कुछ इस तरह से पॉइंट है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें भी आपका जो है और दिया हुआ है, या दिया हुआ है, कोई एक आपको करना है। तो पूछा गया है, आप संचार की किन्हीं 4 बाधाओं का उल्लेख करिए जो कंपनी के प्राधिकरण संबंधों और नियमों व और विनियमों से संबंधित होते हैं। संचार की किन्हीं 4 बाधाओं को हमें बताना है जो कंपनी के प्राधिकरण संबंधों, नियमों और विनियमों से संबंधित है। तो यहाँ पे हम देखें कोई 4 बोला गया है। तो आते हैं हम पॉइंट की तरफ। यदि संगठनात्मक नीति या तो स्पष्ट या निहित संचार के मुक्त प्रवाह के लिए सहायक नहीं है, तो संचार की प्रभावशीलता में बाधा डाल सकती है। ठीक है, यदि संगठनात्मक नीति इस जो है निहित संचार के मुक्त प्रवाह के लिए सहायक नहीं है, तो ये क्या है, संचार की प्रभावशीलता में बाधा डाल सकती है। दूसरे पॉइंट को देखें हम, कठोर नियम और विनियम बोझिल प्रक्रियाएं संचार के लिए बाधा बन सकती है, क्योंकि निर्धारित चैनलों के माध्यम से संचार में देरी हो सकती है। तीसरा है, श्रेष्ठ की स्थिति उसकी और उसके अधीनस्थों के बीच मनोवैज्ञानिक दूरी पैदा कर सकती है। चौथा पॉइंट है आपका, प्रबंधकीय स्तरों की संख्या के कारण संगठन में जटिलता, संचार में देरी और विकृत कर सकती है, क्योंकि फिल्टरिंग बिंदुओं की संख्या अधिक है। आगे देखें हम, फिफ्थ पॉइंट है, यदि सुचारू, स्पष्ट और समय पर संचार के लिए लगातार बैठकें, सुझाव पेटी और शिकायत पेटी, सामाजिक और सांस्कृतिक सभा संचालन में पारदर्शिता आदि सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती है, तो संचार क्या है, बाधित हो सकता है। तो ये पॉइंट है आपके। ठीक है, संचार आपका जो बोला गया है कि जो कंपनी प्राधिकरण संबंधों, नियमों और विनियमों से संबंधित है, उसमें कौन कौन सी संचार की बाधाएं आती है। तो ये आपकी पॉइंट है। एंड आपका इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, स्टेट एनी 4 जो है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन विच आर रिलेटेड टू अथॉरिटी, रिलेशनशिप, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कौन कौन से यहाँ पे आपके पॉइंट है इंग्लिश मीडियम में, आप इन्हें जरूर पढ़े जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। ठीक है, ये आपके इंग्लिश मीडियम में पॉइंट्स थे। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। यहाँ पे बोला गया है, सार्थक स्टील में नौकरियों को डिजाइन करके कर्मचारियों के प्रेरणा स्तर को और बेहतर बनाने के लिए कई पहल की है, जिसमें कार्य सामग्री की अधिक विविधता, भविष्य की आय और काम के बारे में निश्चित स्थिरता प्रदान करना, आवास, चिकित्सा सहायता आदि जैसे अनुषंगी लाभ प्रदान करना का आवंटन शामिल है। विभिन्न प्रोत्साहनों के अनुरूप शेयर संगठन द्वारा कर्मचारियों को दिए जा रहे प्रोत्साहनों को पहचाने और उन्हें संक्षेप में बताना है। एक तरह से इंसेंटिव जो दिए जाते हैं उसके बारे में पूछा गया है। संगठन द्वारा कर्मचारियों को दिए जा रहे प्रोत्साहन इस प्रकार है, जैसे आप कोई किसी जगह नौकरी करते तो आपका एक इंसेंटिव भी दिया जाता है अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करते हैं या आपने काम बहुत अच्छा किया है तो उसमें, जैसे कार्य संवर्धन, ठीक है, संवर्धन, कार्य संवर्धन का संबंध ऐसे कार्यों को डिजाइन करने से जिनमें अधिक विविधता वाली कार्य सामग्री शामिल है, जिसके लिए उच्च स्तर के ज्ञान कौशल की आवश्यकता होती है, श्रमिकों को अधिक स्वायत्तता और जिम्मेदारी दे और व्यक्तिगत विकास और सार्थक कार्य अनुभव का अवसर प्रदान करे। ये आता है कार्य संवर्धन में। नौकरी की सुरक्षा, कर्मचारी चाहते हैं कि उनकी नौकरी क्या हो, सुरक्षित रहे, ठीक है, और भविष्य की आय और काम के बारे में निश्चित स्थिरता चाहते हैं, ताकि वे इन पहलुओं के बारे में चिंतित ना हो और अधिक जोश से काम कर सके। एक है नौकरी में सुरक्षा। तीसरा है आपका अनुलाभ। कई कंपनियों में वेतन के अलावा कार भत्ता, आवास, चिकित्सा सहायता और बच्चों को शिक्षा आदि जैसे अनुलाभ और अनुषंगी लाभ दिए जाते हैं। तो ये हो गया तीसरा। एंड आपका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं सह साझेदारी या स्टॉक विकल्प। इन प्रोत्साहन योजनाओं के तहत कर्मचारियों को एक निर्धारित मूल्य पर कंपनी के शेयरों की पेशकश की जाती है जो बाजार मूल्य से कम होता है। कभी कभी प्रबंधन नगद में दे विभिन्न प्रोत्साहन के अनुरूप शेयर आवंटित कर सकता है। ठीक है, तो ये आपने इंसेंटिव देखा हो, या दिवाली आती है तो किस तरह जो है काम करने वाले को, जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा कंपनी के द्वारा कुछ ना कुछ दिया ही जाता है। तो ये पूछा गया था कि संगठन जो है उसके द्वारा कर्मचारियों को दिए जा रहे प्रोत्साहन जो है आपको बताने हैं क्या क्या है।
तो ये हो जाता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये इंग्लिश मीडियम में है आपका, ठीक है। एंड आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये आपके इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन था। जैसे इंसेंटिव बीइंग गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जो है एम्प्लॉइज आर, जो है यहाँ पे आपके आंसर्स है, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ये आपका तीसरा पॉइंट एंड चौथा, 4 आपके पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। तो ये हो जाएगा आपका 27 क्वेश्चन। इसके अंदर आपका कोई जो है अथवा नहीं दिया हुआ है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 में पूछा गया है वित्तीय निर्णय को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का उल्लेख करना है जो शेयर धारकों की निधियों और उधार ली गई निधियों का उपयोग करके वित्त जुटाने से संबंधित है। तो ये आपके पॉइंट क्वेश्चन है। एंड यहाँ पे बोला गया है एक तरह से जो है एक कंपनी पूंजी जो होता है पैसा, उसको प्रभावित क्या क्या चीजें करती है। तो यहाँ पे हम देखें पॉइंट क्या क्या है। उधार लेने से पहले क्या अनुमादित नकदी प्रवाह के आकार पर विचार किया जाना चाहिए। ब्याज कवरेज अनुपात से तात्पर्य किसी कंपनी के ब्याज और करों से पहले की गई कमाई से ब्याज दायित्व को कवर करने की संख्या से है, ठीक है। जैसे आप कभी लोन लेते हैं तो आपको पता रहता है कि मेरा अभी काम सही चल रहा है तो मैं लोन ले लेता हूँ, पहले ही आप मन में जोड़ लेते हैं कि इतना इतना जाएगा, पूरा हो जाएगा। ऐसी तीसरा पॉइंट देखिए हम, ऋण सेवा कवरेज अनुपात ब्याज कवरेज अनुपात में संदर्भित कमियों का जो है ख्याल रखता है। आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट है, यदि ऋण कम दर पर उठाया जा सकता है तो अधिक ऋण का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। यानी कम दर पर मतलब कम ब्याज पर हम उठाते हैं लोन, ये एक तरह से ऋण जिसे आप हिंदी में कहेंगे। पांचवा है, एक उच्च कर दर ऋण को अपेक्षाकृत सस्ता बनाती है और इक्विटी की तुलना में इसके आकर्षण को बढ़ाती है। ऐसे बहुत सारे मैंने यहाँ पॉइंट लिख रखे हैं। यहाँ पे आपके करीब 14 पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें कोई पूछा गया था आपसे कोई 4 पॉइंट, मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट लिख दिए। आप इनमें से कोई जो है 4 लिख सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। मैं सभी को पढ़ के नहीं बता रहा, आपको दिखा दे रहा हूँ ये पॉइंट्स है आपके 14। आगे चलते हैं, आप इसे इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते तो यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेट एनी 4 फैक्टर अफेक्टिंग द फाइनेंशियल डिसीजन दैट इज कंसर्न्ड विद जो है राइजिंग ऑफ फाइनेंस यूजिंग शेयर होल्डर्स जो है फंड्स एंड जो है बोरोड फंड। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, ये आपके पॉइंट्स दिए हुए। टोटल 14 पॉइंट मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं, कोई 4 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने हैं तो ये इन पॉइंटों को आप देख सकते हैं, ठीक है। 14 पॉइंट से आपके आगे हम आते हैं अथवे की तरफ। यहाँ पे अथवा दिया हुआ इस क्वेश्चन में आपका, एंड इसमें पूछा गया है वित्त पोषण निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। वित्त पोषण निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, कोई 4 पूछा गया है। तो यहाँ पे देखें हम, एक विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधक सामान्यतः ऐसे स्रोत का चयन करेगा जो सबसे सस्ता हो, ठीक है। एक तो सस्ता निकल कर आ गया। आगे देखिए हम, प्रत्येक स्रोत से जुड़ा जोखिम अलग हो, उच्च जो है फ्लोटेशन लागत कम आकर्षक स्रोत, एक मजबूत नकदी प्रवाह की स्थिति ऋण वित्त पोषण को इक्विटी के माध्यम से वित्त पोषण की तुलना में अधिक जो है व्यवहार कार्य जो है बना सके, व्यवहार्य बना सकती है। यदि किसी व्यवसाय की उच्च निर्धारित परिचालन लागत है तो उसे निश्चित वित्त पोषण लागत को कम करना चाहिए। अधिक इक्विटी के मुद्दे व्यवसाय पर प्रबंधन के नियंत्रण को कमजोर कर सकते हैं। एंड पूंजी बाजार का जो है स्वास्थ्य भी धन के स्रोत की पसंद को प्रभावित कर सकता है। तो ये है आपका इंग्लिश मीडियम में देखें फैक्टर अफेक्टिंग जो है फाइनेंसिंग जो है डिसीजन। तो यहाँ पे यानी 4 बोला गया है, मैंने आपको यहाँ पे 7 पॉइंट यहाँ पे दिखाए हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा जो कि अथवा था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। आपका क्रिस जो है लिमिटेड कालीन और अन्य होम जो है डेकोर उत्पादों के निर्माण और निर्यात के कारोबार में है। इसकी शेयर पूंजी यहाँ पे दी हुई है 100 रुपए जो है प्रत्येक के अंकित मूल्य पर 70 लाख है। कंपनी अपनी उत्पादन जो सुविधा के एक बड़े विस्तार पर विचार कर रही है और 50 लाख जुटाना चाहती है। कंपनी के वित्त प्रबंधक श्री प्रभाकर ने सिफारिश की कि कंपनी जो है 7% डिबेंचर जारी करके इतनी ही राशि का धन जो है जुटा सकती है। ये देखते हुए कि विस्तार के बाद कंपनी की प्रति शेयर कमाई जो है 35 रुपए है और कर की दर जो है 30% है। क्या श्री प्रभाकर ने उचित सिफारिश की कार्य करके आपको मतलब इसको बताना है, आपको यहाँ पे सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो कुछ इस तरह से ये आंसर दिया हुआ है भाई, मैथ की तरह ये आंसर है, यहाँ पे आप समझ सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका आंसर रहेगा कुछ इस तरह से इसका, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। एंड हम 30 क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ किस तरह से इसे सोल्व किया गया है।
आप इसे इस तरह से देख सकते हो। आगे हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। यहाँ पे बोला गया है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि एक मयंक रहता है, मयंक ने अपनी बेटी को क्या है, बेटी के लिए पास की बाजार से एक दुकान से जो है एक प्रसिद्ध ब्रांड की जो है चॉकलेट का पैकेट लाया, पैकेट खरीदा उसने और अपनी बेटी को खिलाया उसने, ठीक है। उसने उसे खाने के बाद उसकी बेटी क्या है, बीमार हो गई। उन्होंने नामी ब्रांड के खिलाफ क्या है, जिला फोरम में मामला दर्ज करा दिया गया। वह गलती के कारण मुकदमा हार जाते हैं, यानी मयंक जो है मुकदमा हार जाते हैं। वह खरीद का प्रमाण, क्योंकि वह अपना खरीद का प्रमाण नहीं दे सके, तो उपभोक्ता को उपभोक्ता संरक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए मयंक द्वारा की गई गलती से बचने के अलावा वस्तु और सेवाओं की खरीद, उपयोग और उपभोग करते समय क्या-क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो जैसे आप दुकान में कोई चीज खरीदते हो तो क्या-क्या चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए, कोई 4 पूछा गया है। तो यहाँ पे हम आते हैं पॉइंट की तरफ। बाजार में जो भी चीजें उपलब्ध है, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जागरूक रहे ताकि एक बुद्धिमान जो है विकल्प जो है बनाया जा सके, ठीक है। एक हम इसके बारे में हमें जागरूक रहना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है कि मार्केट में क्या चीजें सही है क्या नहीं, इसके बारे में। दूसरा है, केवल मानकीकृत सामान ही खरीदे क्योंकि वे गुणवत्ता आश्वासन प्रदान करते, इसलिए बिजली के सामान पर आप देखेंगे तो ISI मार्क होता है, खाद्य जो खाने वाली चीज होती है उस पे देखेंगे तो FPO जो है मार्क होता है, और गहने पे देखेंगे तो हॉलमार्क आदि रहता है। तो यानी मानकीकृत सामान खरीदे जिसके अंदर जिसके ऊपर कोई ना कोई मार्क रहे, इस तरह के। आगे हम देखें, तीसरा बोला गया है, उत्पादों और सेवाओं से जुड़े जोखिमों के बारे में जाने, निर्माता के निर्देशों का पालन करें और उत्पादों का जो है सुरक्षित रूप से उपयोग करें। फोर्थ पॉइंट है, लेवल को ध्यान से पढ़े ताकि जो है कीमतों, शुद्ध वजन, निर्माण की और जो है समाप्ति की तारीख यानी एक्सपायरी डेट कब बनाया गया, ये चीजें हमें जो है पहले ही पढ़ लेनी चाहिए, उसी पे लिखा रहता है सारी चीजें, ठीक है। आगे आते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। ये सुनिश्चित करने के लिए कि खुद पर जोर दे कि आपको उचित सौदा मिले, ये आपको खुद करना है। एंड आपको अपने व्यवहार में ईमानदार रहे, केवल कानूनी वस्तुओं और सेवाओं में से चुने और कालाबाजारी, जमाखोरी आदि जैसी बेईमान प्रथाओं को जो है हतोत्साहित करे। आगे आते हैं 7 पॉइंट पे, खरीदी गई वस्तुओं या प्राप्त सेवाओं की गुणवत्ता की में कमी के मामले में एक उपयुक्त उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करे, शामिल राशि कम होने पर भी कार्रवाई करने से ना चूके। आगे आते 8वां पॉइंट है आपका, उपभोक्ता समितियों का गठन जो उपभोक्ताओं को शिक्षित करने और उनके हितों की रक्षा करने में सक्रिय भूमिका निभाएगी। एंड आपका पर्यावरण का सम्मान करे, गंदगी, कूड़ा करकट या और प्रदूषण में अपना जो योगदान है उससे बचना है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 30। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। किस तरह जो है आप ये चीजें भी यहाँ पे देख सकते हो कि दुकान से जब सामान खरीदे, जैसे इन्होंने क्या किया, खरीद का इन्होंने जो प्रमाण जो है वो नहीं दे पाए। तो एक होता है कि आप जो है वहां पे बिल लेके जरूर आए उनसे, ठीक है, बिल जरूर ले, ये चीज यहाँ पे पॉइंट में लिखी नहीं हुई। जैसे लेकिन हम आमतौर पे देखते तो हम क्या है, बिल नहीं लेते, जिससे क्या होता है उनका टैक्स बच जाता है, तो बिल जरूर लेना चाहिए। 31 क्वेश्चन पे आते हैं, FW टेलर द्वारा दी गई वैज्ञानिक प्रबंधन की निम्नलिखित तकनीकों में से किन्हीं 3 तकनीकों के बारे में आपको बताना है। तो जैसे विधि अध्ययन, कार्यात्मक दूरदर्शिता, ठीक है, मानकीकरण, विभेदक टुकड़ा, मजदूरी प्रणाली, ये 4 दिए हुए हैं। एंड 4 में से आपको किसी 3 का आंसर देना है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जैसे विधि अध्ययन हो गया, ठीक है, मैं आपको सिर्फ हेडिंग बता दूंगा और एक्सप्लेन यहाँ पे किया हुआ है, आप इसे रोक कर पढ़ सकते हैं। मेरे इधर जो है जहां मैं रहता हूँ वहां बहुत तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कभी भी लाइट जा सकती है और मेरी वीडियो भी खराब हो सकती है। तो मैं आपको थोड़ी तेजी के साथ जो है मैं आपको हेडिंग्स बता देता हूँ, आप इन्हें जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इतनी देर से मैं काफी देर से वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो खराब हो गई या हो भी जाती है, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन हो सकता है, तो इस वजह से मैं आपको सब हेडिंग दिखा देता हूँ। कोई 3 बोले गए थे, मैंने चारों एक्सप्लेन किए हुए। कार्यात्मक दूरदर्शिता, ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसको। मानकीकरण यहाँ पे आपका दिया हुआ है, एंड इसका उद्देश्य भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और विभेदक टुकड़ा, मजदूरी प्रणाली, ये आपको 4 दिए हुए थे, 4 में से कोई 3 करने थे, मैंने आपको चारों दिखाए हैं। आई होप कि आपने जो है इसे पढ़ा हो, ठीक है, इसे रोक कर आप इसे जरूर पढ़ लीजिए। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा तेजी से हम क्वेश्चन को करेंगे। इंग्लिश मीडियम में आप इसे पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। लीगल स्टडीज जैसे पूछा गया है, फंक्शनल जो है फॉर साइनेस जो है आपका पूछा हुआ है, जैसे ये 4 पूछे तो 4 में से कोई 3 करने हैं आपको, ठीक है, और चारों को मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखी है,
4 आप इसे देख सकते हैं चारों को। ये आपका हो जाएगा। अब हम आते हैं इसी में जो क्वेश्चन बोला गया अथवे में आपका और दिया हुआ है, यानी आपको दोनों में से कोई एक करना था। तो हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंधन, अब हेनरी फेयोल द्वारा जो है दिए गए प्रबंधन के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किन्हीं तीन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। आदेश की समानता, हिस्सेदारी, पारिश्रमिक या पहल। यहाँ पे तीन में किसी तीन का आपको एक्सप्लेन करना है। तो ऐसी आदेश की एकता यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आदेश की एकता एंड यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जो बच गया था हिस्सेदारी। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं हिस्सेदारी यानी इक्विटी होता है। आगे देखिए हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक, यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं एंड आपका जो है पहल। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरह से चारों मैंने एक्सप्लेन किए हुए, आप इसे जरूर पढ़ लीजिए, कोई तीन आपको करने होंगे। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे आएंगे आप इसी क्वेश्चन को देखेंगे तो यूनिटी ऑफ कमांड हो गया, इक्विटी हो गया, रेमुनरेशन हो गया, सही। ठीक है, और इंटेंसिव हो गया। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है जैसे, ये आपका हो जाएगा। एंड आगे हम आएंगे तो आगे आपका इक्विटी के बारे में बताया गया है, इक्विटी क्या है एंड इसके बारे में बताया गया है। एंड आगे की तरफ आएंगे हम, यहाँ पे बताया गया आपका एंड आपका ये आपके चारों है, कोई तीन आपको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, वीडियो को रोक के आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक विकल्प के पक्ष और विपक्ष को तोलने की आवश्यकता है। योजना बनाने की प्रक्रिया में तार्किक चरणों का नाम और संक्षेप में व्याख्या करें जिनका उपरोक्त कथन में हाईलाइट किए गए कदमों को रोकने करने से पहले एक प्रबंधक द्वारा पालन किया जाना चाहिए। कौन यहाँ पे जो बोला गया है आपको कि उपरोक्त कथन में हाईलाइट किए गए कदम को करने से पहले एक प्रबंधक द्वारा जो है क्या क्या चीजें जो है उसको पालन करनी पड़ती है। तो उद्देश्य निर्धारित करना पहला पॉइंट यहाँ पे आपका बोला गया है, इसे आप एक्सप्लेन जो किया गया आप इसे वीडियो को रोक के जरूर पढ़े, ये आपका पहला पॉइंट है। विकासशील परिसर दूसरा है आपका विकासशील परिसर। तीसरे की तरफ आते हैं हम, यहाँ पे आप इसे जरूर पढ़े, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ आपको क्योंकि कभी भी यहाँ पे लाइट जा सकती है, वीडियो मेरी खराब भी हो सकती है। तीसरा जो है कार्रवाई के वैकल्पिक तरीकों की जो है पहचान करना, तो ये आपका तीसरा पॉइंट है। तो ये पूछा गया था क्वेश्चन में, आई होप कि आपने इसे पढ़ लिया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका कि यहाँ पे बोला गया था आपको जो है जो ऊपर दी गई है ये इसको आपको पढ़ना है और यहाँ पे बोला गया है कि उपरोक्त कथन में हाईलाइट किए गए कदम को करने से पहले एक प्रबंधक द्वारा किन किन चीजों का पालन किया जाना चाहिए। तो उद्देश्य निर्धारित करना, विकासशील परिसर एंड तीसरा जो है कार्रवाई के वैकल्पिक तरीकों की, यानी हमें जो है कई कई तरीके जो है अपनाने चाहिए, यहाँ पे बताया गया है। इंग्लिश मीडियम में आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ये आपका 32 क्वेश्चन है, 32वां एंड आपका आंसर दिया हुआ है जैसे सेटिंग ऑब्जेक्टिव हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव सेट करना यहाँ पे बोला गया है। इवॉल्विंग जो है प्रीमाइसेस यहाँ पे बोला गया है दूसरा पॉइंट एंड तीसरा यहाँ पे बोला गया है आइडेंटिफाई करना है अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस की। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट है आपका। तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा 32वां क्वेश्चन एंड आपका अथवे में अगर हम देखा गया है अगला क्वेश्चन नियोजन के बारे में, नियोजन की प्रक्रिया में अगले 3 चरणों की संक्षेप में आपको व्याख्या करनी है और इसके बारे में अनुमान लगाने के बाद जो प्रबंधकों का पालन करना होगा। ठीक है, यानी जिनका भविष्य में क्या हो सकता है इस बारे में आपको अनुमान लगाने के बाद प्रबंधक को पालन करना क्या पालन करना होगा ये बताना है आपको। अगले 3 चरण जैसे कार्रवाई के वैकल्पिक तरीकों की पहचान करना। ठीक है, पहला पॉइंट है कार्रवाई के वैकल्पिक तरीके जो है उसकी पहचान करना। दूसरा है वैकल्पिक पाठ्यक्रम का मूल्यांकन। ठीक है, एंड आपका जो तीसरा है एक विकल्प का चयन करना, यहाँ पे बोला गया है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम में एंड इसी को अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखें तो कुछ नीचे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है एक्सप्लेन करना है आपको, ब्रीफली एक्सप्लेन द नेक्स्ट 3 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग व्हिच द मैनेजर विल हैव टू फॉलो आफ्टर यूजिंग जो है कंजेक्टर अबाउट व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे द 3 स्टेप्स, द नेक्स्ट 3 स्टेप्स आर आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन हो गया। ठीक है, एवोल्यूटिंग जो है अल्टरनेटिव कोर्सेस हो गया आपका, सेलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव यहाँ पे आपका निकल कर आ जाएगा। तो ये 3 पॉइंट है जो कि इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किए गए हैं। 33वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ से 33वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है एंड ये आपका क्वेश्चन पूछा गया कुछ इस तरह से। मेन क्वेश्चन आप देखेंगे ये जो आपका बताया हुआ है कुछ इस तरह से,
पैराग्राफ जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि ऊपर दी गई जो पंक्तियां है उद्धृत करते हुए ऊपर की चर्चा अवधारणा के लाभों की पहचान और संक्षेप में बताना है आपको। तो विकेंद्रीकरण के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, कुछ इस तरह से आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आंसर बताया हुआ विकेंद्रीकरण का क्या महत्व होता है, प्रतिक्रिया में समय नहीं लगता, ठीक है, एक्सप्लेन किया गया है, त्वरित निर्णय लेना, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। आगे देखेंगे किसको अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिल सकता है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। एंड यहाँ पे बताया गया उन अधिकारों की पहचान करना जिसमें गतिशील नेता बने की आवश्यकता जो है आवश्यक क्षमता है। एंड फोर्थ है ये प्रत्येक स्तर पर प्रदर्शन का मूल्यांकन करना संभव बनाता है। तो कुछ इस तरह से इसे आप देखेंगे, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ आपको, कुछ रीजन है जैसा कि मैंने आपको बताया, कभी भी लाइट जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप जरूर पढ़ ले, इसे आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे कुछ इस तरह से। ये आपका क्वेश्चन था एंड आपका इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये फोर्थ चारों पॉइंट है, आई होप कि आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं स्लो स्लो करके ही आप कोशिश कर रहा हूँ दिखा दूं इसे, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन। एंड लास्ट आपका क्वेश्चन है चोको लिमिटेड विभिन्न प्रकार के चॉकलेट उत्पादों की पेशकश करता है, इसके पास यहाँ पे क्वेश्चन जो है 34, वो एक कंपनी है चोको लिमिटेड, ठीक है। कई तरह के चॉकलेट जो है बनाते हैं, पेश करते हैं लोगों के सामने। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो नीचे की तरफ है, ये भी प्रबंधन कार्य के दृष्टिकोण से जो है विपणन की किन्हीं 4 गतिविधियों की संक्षेप में व्याख्या करनी है जिनमें फर्म शामिल होगी, उपरोक्त के अलावा ये पहले से ही प्रदर्शन कर रही है। तो चोको लिमिटेड पहले से ही जो कार्य करा उसके अलावा विपणन केंद्र के कार्य यहाँ पे कोई 4 जैसे इस तरह से है आपका बाजार की जानकारी एकत्र करना और उसका जो है विश्लेषण करना, ठीक है, उसके बारे में जानना। आगे देखिए उत्पाद जो है डिजाइन और विकास करना, उत्पाद का डिजाइन करना और विकास करना, मानकीकरण, ठीक है। एंड आपका पैकेजिंग और लेबलिंग आ गया निकल कर यहाँ पर, परिवहन आ जाता है कि आपने जो सामान बनाया उसको कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, और उचित भंडारण यानी जहाँ पे आप सामान रखते हैं, ठीक है, भंडारण की व्यवस्था हो। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन किया गया है, आप इसे जरूर पढ़ ले पूरा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसी को अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो कुछ इस तरह के ये इंग्लिश मीडियम में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट जो है डिजाइन एंड डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है, पैकेजिंग जो है ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉपर स्टोरेज, ये चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है इंग्लिश मीडियम में। तो ये था आपका पार्ट 2। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। मुझे बिजनेस स्टडीज नहीं आती है, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं कोशिश कर रहा था कि जितना हो सके मैं उतना आपके लिए जो है कुछ ना कुछ पेपर्स आपके जरूर प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो ये पेपर से इस पैटर्न से आपका जो है पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यही था आज का वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट में भी बताइए कि कैसा लगा, साथ ही आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।